हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 3 लिटिल ट्यूटर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा वीडियो जिसको देखने के बाद आपको अब और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये वीडियो में केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित पूरी जानकारी दी गई है और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे सवाल हल होने वाले हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि मेरे बच्चे का उम्र इतना है तो एडमिशन किस क्लास में होगा, मेरे बच्चे के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है या डॉक्यूमेंट किसके नाम से बनेंगे। इस टाइप के बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे सवाल हल होने जाने हैं और आपको कोई भी शंका या शुबा नहीं रहने वाली है। तो केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित एक बड़ा वीडियो मैं लेके आया हूं और उम्मीद करता हूं कि इसमें आप लोग मुझे साथ देंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन वीडियो अच्छा है, आप जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केंद्रीय विद्यालय ऑनलाइन एडमिशन की संपूर्ण जानकारी का वीडियो। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे वो हम देख लेते हैं एक ही पेज में। सबसे पहले हम समझेंगे केवी कितने प्रकार के होते हैं, फिर हम देखेंगे प्रायोरिटी कैटेगरी क्या होती है, फिर हम देखेंगे स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन क्या है, फिर हम देखेंगे एज लिमिट और एज लिमिट के साथ साथ हम देखेंगे क्लास 1 की एज कट ऑफ भी देखेंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे रिजर्वेशन इन केवी, केवी में क्या रिजर्वेशन मिलता है, किस तरह से रिजर्वेशन मिलता है। फिर हम देखेंगे डॉक्यूमेंट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑफलाइन एडमिशन, यानी आपको रजिस्ट्रेशन के समय क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं और एडमिशन के समय क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं। फिर हम देखेंगे आरटी कोटा के लिए क्या ज़रूरी है, फिर हम देखेंगे मेथड ऑफ एडमिशन। तो इतना चीज़ इस वीडियो में हम कवर किए हैं, तो चलिए एक एक चीज़ करके हम इसका डिटेल भी देख लेते हैं। तो हम आ गए हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे, जिसमें अपना पहला पॉइंट है केवी कितने प्रकार के होते हैं। तो केवी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है केवी अंडर सिविल या डिफेंस सेक्टर और दूसरा होता है केवी अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या IHL। तो केंद्रीय विद्यालय दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिविल या डिफेंस दोनों एक ही माना जाता है, एक ही ग्रुप माना जाता है, और एक होता है कि पब्लिक सेक्टर का होता है या हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट के अंदर होता है। तो पहला प्रकार तो आप लोग देखे ही होंगे, जो केंद्रीय विद्यालय ज़्यादा पाए जाते हैं, जो अपने आसपास शहर में रहते हैं, वो सभी सिविल या डिफेंस सेक्टर में आते हैं। और दूसरा केवी वो है जो किसी बड़ी कंपनी में, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में होता है, वो केवी अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या IHL के अंदर आता है। तो केवी दो प्रकार के होते हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट है प्रायोरिटी कैटेगरी फॉर सिविल डिफेंस केवी। जो प्रायोरिटी कैटेगरी है वो सिविल डिफेंस में अलग लगता है और पब्लिक सेक्टर वाले में अलग लगता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रायोरिटी कैटेगरी फॉर सिविल एंड डिफेंस सेक्टर। तो कैटेगरी 1 केंद्रीय कर्मचारी के बच्चे जैसे आर्मी, रेलवे, डाक। तो जो सिविल या डिफेंस सेक्टर का केवी है उसमें कैटेगरी 1 कौन होता है, केंद्रीय कर्मचारी के बच्चे जैसे आर्मी, रेलवे या डाक। कैटेगरी 2 कौन होता है, इसमें केंद्रीय PSUs कर्मचारी के बच्चे जैसे महारत्न कंपनियां, मणिरत्न कंपनियां, एम्स, IIT, NIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बैंक या केंद्रीय विद्यालय खुद। 3 नंबर में कौन आता है, राज्य कर्मचारी के बच्चे जैसे शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी। 3 नंबर में आते हैं राज्य PSUs कर्मचारी के बच्चे जैसे राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान, निगम, कारपोरेशन आदि में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी। 5 नंबर में कौन आता है, उपरोक्त को छोड़कर अन्य सभी वर्ग। ये चारों कैटेगरी कर छोड़कर अगर अन्य कोई वर्ग है तो वह क्या कैटेगरी नंबर चुनेगा, 5 नंबर कैटेगरी चुनेगा। अब हम देख लेंगे कि प्रायोरिटी कैटेगरी फॉर PSUs या IHL केवी, जो PSUs के अंदर केवी होते हैं या जो हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट के अंदर केवी होते हैं, उनमें प्रायोरिटी कैटेगरी क्या लगता है। तो यहाँ फर्स्ट कैटेगरी क्या हो जाता है, PSUs IHL PSUs कर्मचारी के बच्चे जैसे एम्स, IIT, NIT, IIM, NTPC आदि में जो केवी है, तो उस कंपनी या एम्स या IIT के जो कर्मचारी होंगे उनको प्रथम वरीयता मिलेगी, कैटेगरी 1 वो माने जाएंगे। बाकी फिर सेम है, जैसे जो कैटेगरी 1 था वो कैटेगरी 2 हो जाएगा। कैटेगरी 2 में आ जाएगा केंद्रीय कर्मचारी, कैटेगरी 3 में आ जाएगा केंद्रीय PSUs कर्मचारी के बच्चे, कैटेगरी 4 में आ जाएगा राज्य कर्मचारी के बच्चे, कैटेगरी 5 में राज्य PSUs कर्मचारी के बच्चे और कैटेगरी 6 में आ जाएगा उपरोक्त को छोड़कर अन्य सभी वर्ग। तो आप देख रहे होंगे कि सिविल डिफेंस में जो सीरियल था वही सीरियल रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा कि जिस कंपनी, जिस हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट के अंदर केवी है उसको प्रथम वरीयता मिलेगी, उसके बाद वही सीरियल यहाँ भी फॉलो हो जाता है, इसलिए यहाँ कैटेगरी 6 हो जाती है। अब हम देखेंगे स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन के स्टेज कितने होते हैं। तो ये क्या नई शिक्षा नीति के हिसाब से
स्टेज बनाए गए हैं। अभी स्कूल एजुकेशन में 4 स्टेज बना दिए गए हैं। तो उसको होता है फाउंडेशन स्टेज होता है, सेकंड क्या होता है प्रिपरेटरी स्टेज होता है, थर्ड क्या होता है मिडिल स्टेज होता है, और फोर्थ क्या होता है सेकेंडरी स्टेज होता है। तो अभी क्या है स्कूल एजुकेशन में ये 3 स्टेज होते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज में बाल वाटिका 1 से क्लास 2 तक को 5 साल की ये क्लास होती हैं। तो इतने क्लासों को शामिल किया गया है, 5 क्लासों को। और प्रिपरेटरी स्टेज में क्लास 3 to 5 होता है, तो इसमें 3 क्लासें शामिल की गई हैं। मिडिल स्टेज में क्लास 6 to 8 है, इसमें भी 3 क्लास शामिल की गई है। और सेकेंडरी स्टेज में क्लास 9 to 12 किया गया है, इसमें 4 क्लासें शामिल की गई हैं। इसी तरीके से आप देखते होंगे कि कहीं कहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताया जाता है कि 10+2 को हटाकर 5+3+3+4 का फार्मूला लागू किया गया है। तो ये वही फार्मूला है 5+3+3+4, यानी 5 साल फाउंडेशन स्टेज, 3 साल का प्रिपरेटरी स्टेज और 3 साल का मिडिल स्टेज और 4 ईयर का सेकेंडरी स्टेज होता है। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं एज क्राइटेरिया फॉर स्कूल एजुकेशन। अब इसमें एज क्राइटेरिया फॉर स्कूल एजुकेशन हम समझेंगे। ये नई शिक्षा नीति के अनुसार है और यही केंद्रीय विद्यालय में लागू है, इसलिए हमने इसको इस तरह से समझाने का सोचा, क्योंकि यही अब केंद्रीय विद्यालय में लागू हो चुका है और पूरे देश में लागू होने वाला है। तो इसके लिए तैयारी चल रही है। प्राइवेट स्कूलों में भी 1-2 साल में ये लागू हो जाएगा। तो फाउंडेशन स्टेज में कौन कौन सी क्लास आती है और उसके कितना एज होना चाहिए उसके लिए, ये हम आपको बता रहे हैं। तो एज लिमिट ऑन 31/3/2023, तो ये केंद्रीय विद्यालय के हिसाब से है। तो बाल वाटिका 1 के लिए कितना होना चाहिए 3 से 4 साल, बाल वाटिका 2 के लिए 4 से 5 साल, बाल वाटिका 3 के लिए 5 से 6 साल, क्लास 1 के लिए 6 से 8 साल और क्लास 2 के लिए 6 से 8 साल। यहाँ एक चीज़ मैं मेंशन कर देना चाहता हूँ कि बाल वाटिका की क्लासें अभी सभी केवी में नहीं चलाई जा रही हैं, लेकिन कुछ केवी में चलाई जा रही हैं, इसलिए मैंने इस लिस्ट में बाल वाटिका को भी शामिल कर लिया है ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। बाल वाटिका 1 3 से 4 साल, बाल वाटिका 2 4 से 5 साल, बाल वाटिका 3 5 से 6 साल, क्लास 1 6 से 8 साल, क्लास 2 6 से 8 साल और 6 से 8 साल क्लास 1 और क्लास 2 का दोनों के लिए होता है। यहाँ भी एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, एक आप लोग का कमेंट याद आ रहा है, तो मैं उसको यहाँ जोड़ देना चाहता हूँ। बहुत सारे माता पिता का कमेंट आते रहता है कि सर मेरे बच्चे का उम्र 6 से 8 साल है, तो मैं उसका क्लास 1 में एडमिशन लूँ या क्लास 2 में। तो यहाँ मैं ये आपको सजेशन देना चाहूँगा, ये सलाह देना चाहूँगा कि देखिए जो एडमिशन की स्टेज है, जो प्रथम स्टेज है अभी केंद्रीय विद्यालय के, ज़्यादातर केंद्रीय विद्यालय में वह क्लास 1 में एडमिशन होता है। तो मान लीजिए किसी भी केंद्रीय विद्यालय में जहाँ मान लीजिए कि 2 सेक्शन चल रहा है वहाँ 80 सीट रहेगा, जहाँ 3 सेक्शन चल रहा है वहाँ 120 सीट रहेगा, जहाँ 4 सेक्शन चल रहा है वहाँ 160 सीट रहेगा। तो वो पूरी की पूरी 160 सीट या 120 सीट खाली रहती है। तो ऐसे में वहाँ एडमिशन के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। वहीं अगर क्लास 2 के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो क्लास 2 में जितनी सीट खाली रहेगी उतने के लिए ही आपको एडमिशन मिलेंगे। तो जैसे मान लीजिए आप क्लास 2 के लिए भरे तो आप 2 सीट ही खाली है और बहुत सारे लोग भर दे रहे हैं, क्योंकि 6 से 8 साल एक क्लास 1 के लिए भी है, 6 से 8 साल क्लास 2 के लिए भी है। तो ऐसे में आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम या ना हो के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे अच्छे केवी स्कूल में अपर क्लास में कोई सीट ही नहीं रहती है। तो आपको अच्छे स्कूलों में तो सीट खाली ही नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी भी तो 1-2 सीट मिलेगी। ऐसे में अगर आपका बच्चा 6 से 8 साल है तो आप क्लास 1 के लिए ही अप्लाई करिए और किसी क्लास के लिए अप्लाई मत करिए। और एक चीज़ और है, जैसे आप क्लास 1 के लिए अप्लाई कर दीजिए, अगर उस बच्चे का नाम नहीं आता है या आ भी जाता है तब भी आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप क्लास 2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि क्लास 2 या अपर क्लास का एडमिशन क्लास 1 के एडमिशन के बाद होता है। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 आते हैं। तो क्लास 3 के लिए एज है 7 से 9 साल, क्लास 4 के लिए एज है 8 से 10 साल और क्लास 5 के लिए एज है 9 से 11 साल। नेक्स्ट स्टेज है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में आता है क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8। तो क्लास 6 के लिए एज है 10 से 12 साल, क्लास 7 के लिए एज है 11 से 13 साल, क्लास 8 के लिए एज है 12 से 14 साल। फिर आता है लास्ट सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12
और क्लास 9 के लिए एज है 13 से 15 साल, क्लास 10 के लिए 14 से 16 साल और क्लास 11 के लिए आफ्टर पासिंग 10th एग्जाम और क्लास 12 के लिए आफ्टर पासिंग 11th एग्जाम, लेकिन बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ये था उम्र का क्राइटेरिया जो आप लोग बार बार पूछते रहते हैं। इसमें 1 अप्रैल को पैदा हुए बच्चे भी शामिल किए जाते हैं। 31 मार्च 2023 को आपका बच्चा 6 से 8 साल क्लास 1 के लिए होना चाहिए, लेकिन कोई बच्चा अगर 1 अप्रैल को भी पैदा हुआ है तो वह इसमें शामिल होगा। इसीलिए मैंने एक और इसमें शामिल किया है डेट ऑफ कट, क्लास 1 की उम्र की कट ऑफ डेट। तो अब इसको भी हम समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, तो मैं इसको इस वीडियो में शामिल करना जरूरी समझाऊं और मैंने शामिल किया है कि आप देख लीजिए, अगर इस कट ऑफ डेट के बीच में आपके बच्चे की एज आती है, डेट ऑफ बर्थ आता है, तो आप एलिजिबल हैं, अन्यथा नहीं हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिए। बच्चे की उम्र 6 से 8 साल होनी चाहिए, ये क्लास 1 के लिए बता रहा हूँ। बच्चे की उम्र 6 से 8 साल होनी चाहिए। बच्चे का जन्म 1/4/2015 से 1/4/2017 के बीच होना चाहिए। कट ऑफ डेट आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे का जन्म 1/4/15 के बाद हुआ है और 1/4/17 को हुआ है या उसके पहले हुआ है, तो वह इसमें एलिजिबल होगा क्लास 1 के लिए। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल से समझ लेते हैं। यानी बच्चा 2015 के अप्रैल से 17 के मार्च तक तथा 1 अप्रैल 2017 को जन्मे बच्चे एलिजिबल हैं। मतलब 2015 में बच्चे जो अप्रैल में पैदा हुए हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पैदा हुए हैं। उसके बाद 2016 में चाहे जिस महीने में पैदा हुए हों, और 2017 में जनवरी, फरवरी और मार्च तक पैदा हुए हैं अगर, तो वह एलिजिबल हैं। और 1 अप्रैल 2017 को भी पैदा हुए हैं तब भी वह एलिजिबल हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं रिजर्वेशन इन केवी। हम देख लेते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में किसको कितना रिजर्वेशन है और कितनी सीट मिलती है। तो शेड्यूल कास्ट को 15% रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब को 7.5% रिजर्वेशन है, ओबीसी एनसीएल को 27% रिजर्वेशन है, पीडब्ल्यूडी दिव्यांग को 3% रिजर्वेशन है, अब ये बढ़कर 4% हो गया है, आरटी को 25% रिजर्वेशन है और एसजीसी को पर सेक्शन 2 सीट अलाटेड है, यानी इसको भी अगर परसेंट में बोलेंगे तो 5% रिजर्वेशन है। तो इस कैटेगरी के इतने बच्चे लेना केंद्रीय विद्यालय की मजबूरी है, वो उसको ये रूल फॉलो करना ही है। यानी शेड्यूल कास्ट के 15% बच्चे, शेड्यूल ट्राइब के 7.5% बच्चे, ओबीसी एनसीएल के 27% बच्चे, पीडब्ल्यूडी के 3% बच्चे, आरटी के 25% बच्चे और एसजीसी के 5% बच्चे लेना ही लेना है। तो ऐसे में जो लोग बोलते हैं कि केवल केंद्रीय कर्मचारी के बच्चों का एडमिशन होता है, तो यहाँ भी एक जगह रहती है जहाँ से आम आदमी एंट्री पा सकता है। अगर मान लीजिए केंद्रीय कर्मचारी में ये कोटा पूरा नहीं होता है तो उनको बाहर से लेना ही लेना है, क्योंकि ये कोटा उनको पूरा करना ही है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। डॉक्यूमेंट को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और एक ऑफलाइन एडमिशन के समय, जब आप एडमिशन कराने जाएंगे तब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो देख लेते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है, बच्चे का फोटो होना जरूरी है, वंचित समूह और कम आय का प्रमाण पत्र केवल फॉर्म में डिटेल भरने के लिए जरूरी है। देखिए, आप अगर किसी वंचित समूह या कम आय वर्ग में आते हैं तो आपको उसका डिटेल फॉर्म में भरना होता है, इसलिए वह प्रमाण पत्र भी जरूरी है, और मोबाइल नंबर और ईमेल जरूरी है। इतने ही प्रमाण पत्र आपको फॉर्म भरते वक्त जरूरी होते हैं। बाकी जो प्रमाण पत्र लगते हैं वो आपको एडमिशन के समय देने होते हैं। अब जैसे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र ये पीडीएफ में भी दे सकते हैं, जेपीजी फॉर्मेट में भी दे सकते हैं। बच्चे का फोटो जो है वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही देना है आपको। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट फॉर एडमिशन। तो डॉक्यूमेंट के समय आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट देने होते हैं, क्योंकि आपने जो कैटेगरी या कास्ट या जो भी चुना है उसमें उसका आपको प्रमाण पत्र देना होता है कि आपने सही चीज़ फिल किया है, सही चीज़ चुना है, तो इसलिए आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट देना होता है। तो इसमें क्या क्या देना होता है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, बच्चे का फोटो देना होगा, पते का प्रमाण पत्र देना होगा, जाति प्रमाण पत्र देना होगा, सर्विस प्रमाण पत्र देना होगा, स्थानांतरण प्रमाण पत्र देना होगा, दूरी का प्रमाण पत्र देना होगा, एसजीसी एफिडेविट देना होगा, पीडब्ल्यूडी दिव्यांग का सर्टिफिकेट देना होगा, ब्लड ग्रुप देना होगा और आधार कार्ड देना होगा। तो देखिए, इसमें तो कुछ चीज़ें सभी को देना है, कुछ चीज़ें जो आपने चुना है, जैसे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का फोटो, पते का प्रमाण पत्र और आपका आधार कार्ड, ब्लड ग्रुप, ये तो सभी को देना रहता है। अब अगर आपने किसी कास्ट को चुना है, आप किसी कास्ट में आते हैं जिसका आप रिजर्वेशन में फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा। अगर आप सर्विस
में हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट और स्थानांतरण प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आप आरटी का लाभ ले रहे हैं तो आपको दूरी का प्रमाण पत्र भी देना होगा। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड चुने हैं तो आपको सिंगल गर्ल चाइल्ड का एफिडेविट भी देना होगा। अगर आपने दिव्यांगता कैटेगरी चुनी है तो आपको दिव्यांगता का भी प्रमाण पत्र देना होगा। तो जो आप चुने हैं उसके हिसाब से आपको देना होगा। नेक्स्ट है आरटी कोटा के लिए क्या जरूरी है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि भैया मेरा स्कूल से दूरी 8 किलोमीटर है, मैं 10 किलोमीटर दूर रहता हूँ, मैं 50 किलोमीटर दूर रहता हूँ, मैं दूसरे शहर में रहता हूँ, मैं दूसरे प्रांत में रहता हूँ। ऐसा बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, तो मैं क्या फॉर्म भर सकता हूँ कि नहीं। बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। आप दूसरे स्टेट में भर सकते हैं, दूसरे ज़िले में भर सकते हैं, दूसरे शहर में भर सकते हैं, 10 किलोमीटर दूर से भर सकते हैं, 50 किलोमीटर दूर से भर सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि अगर आप आरटीई कोटा का लाभ ले रहे हैं तो आपका घर शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर की रेडियल दूरी, वृत्तीय दूरी पर होना चाहिए। समझ गए। आप कहीं के हों कहीं भर सकते हैं, लेकिन अगर आप आरटीई कोटा का लाभ लेना चाहते हैं तो आप शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर, ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर की रेडियल दूरी पर रहते हों। रेडियल दूरी को एक वीडियो में मैंने समझाया है, आप उसमें देख सकते हैं। और उसके साथ आप वंचित समूह या कम आय वर्ग में हों। ऐसा नहीं कि सभी को मिल जाएगा। पहली शर्त तो यही है कि आप वंचित समूह या कमजोर आय वर्ग में हों। और दूसरी शर्त क्या है कि आप का घर शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर की रेडियल दूरी में आता हो। तो ये सभी के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप सामान्य से हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आप कोई और कैटेगरी में हैं और आप आरटी कोटा का लाभ नहीं लेना चाहते हैं, तो आप कहीं का भी एड्रेस दे सकते हैं। आपका घर कितना भी दूर रहे, उससे केंद्रीय विद्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। आप फॉर्म भर सकते हैं, आपके बच्चे का एडमिशन भी हो सकता है। लेकिन केंद्रीय विद्यालय की दूरी केवल आरटी कोटा के लिए ज़रूरी है। यह इसलिए बनाया गया है ताकि जो वहाँ के आसपास के बच्चे हैं उनको लाभ मिल सके। और सरकार द्वारा जो शुल्क प्रतिपूर्ति दिया जाता है, आरटी कोटा के बच्चों के लिए जो शुल्क प्रतिपूर्ति की जाती है, उसमें सरकार को ज़्यादा पैसा ना देना पड़े। जैसे मान लीजिए आपने 50 किलोमीटर दूर से एडमिशन ले लिया है, तो आप जब बस से अपने बच्चे को भेजेंगे या किसी भी साधन से बच्चे को भेजेंगे तो उसका चार्ज ज़्यादा लगेगा और सरकार को ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा। तो ये दो बातें ध्यान में रखकर इस चीज़ को बनाया गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आरटी कोटा के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट। वंचित समूह का प्रमाण पत्र, कमजोर आय का प्रमाण पत्र, डिस्टेंट का स्वघोषणा पत्र। इसमें 3 चीज़ें। अगर आप वंचित समूह या कमजोर आय वर्ग में हैं तभी आपका आरटी कोटा में होगा, और आपका घर का दूरी 5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर के अंदर है तभी होगा। तो वही तीनों चीज़ का ही प्रमाण पत्र देना रहता है। मतलब आप अगर वंचित समूह के हैं तो वंचित समूह प्लस डिस्टेंस का स्वघोषणा पत्र। अगर आप कमजोर आय वर्ग के हैं तो कमजोर आय वर्ग का प्रमाण पत्र और डिस्टेंस का स्वघोषणा पत्र। ये डिस्टेंस सर्टिफिकेट कहीं बनता नहीं, इसका भी कमेंट आ रहा था। ये कहीं नहीं बनता, आपको वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ डाउनलोड करेंगे, उसको भर कर आप खुद साइन करके आपको देना रहता है। नेक्स्ट है SC ST OBC PWD EWS BPL SGC कैसे चुने। बार बार पूछा जाता है कि हम क्या कैटेगरी चुन सकते हैं, एक साथ 3 चुन सकते हैं, एक साथ 4 चुन सकते हैं या नहीं चुन सकते हैं। तो इसको इसलिए मैंने इसमें शामिल किया है। तो देखिए आपका जो भी कास्ट कैटेगरी या जो भी आपका बेनिफिशियरी कैटेगरी है आप उसे चुन सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा होने वाला है। आपको कोई छोड़ना नहीं है। जितनी भी कैटेगरी या आपके जितने भी कोटा आप पे लागू होते हैं आपको सभी चुन लेना है, इससे आपको फ़ायदा होने वाला है। जैसे अपनी कास्ट SC ST OBC PWD चुने, इसमें आरक्षण और RT दोनों का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है अपनी इनकम, जैसे EWS BPL चुने, इससे RT का लाभ मिलेगा। SGC होने पर सिंगल गर्ल चाइल्ड को भी चुने, इससे भी आपको इस कोटे का लाभ मिलेगा। मेथड ऑफ एडमिशन KV। अब हम देखेंगे कि केंद्रीय विद्यालय में किस तरीके से एडमिशन होता है। तो इसमें लॉटरी के माध्यम से एडमिशन होता है, और हम वही चीज़ इसमें देखेंगे कि लॉटरी कैसे निकलती है और किसको पहले मिलता है, क्या वरीयता होती है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट लॉटरी किसकी निकलती है। तो जो प्रथम लॉटरी निकलती है वह RT कोटा का निकलती है। सबसे पहले 25% सीट RT कोटा के लिए भर ली जाती है। उसके बाद सेकंड लॉटरी निकलती है PWD दिव्यांग के लिए, 3% बच्चे दिव्यांग कैटेगरी से भर लिए जाते हैं। फिर उसके बाद थर्ड लॉटरी निकलती है कैटेगरी 1 के लिए, फिर फोर्थ लॉटरी निकलती है कैटेगरी 2 के लिए, और फिर फिफ्थ लॉटरी निकलती है SC ST OBC NCL के लिए। तो ये जो फिफ्थ लॉटरी है, इसको जितनी लॉटरी अब तक निकल चुकी है उसमें कैलकुलेट करते हैं। अगर SC के बच्चे, ST के बच्चे, OBC NCL के बच्चे का जितना आरक्षण है, अगर उतने बच्चे नहीं हुए हैं, उतने बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया है, तो ये फिफ्थ लॉटरी केवल कास्ट वाले के लिए निकाली जाती है और उतने बच्चे भरे जाते हैं। उसके बाद सिक्स्थ लॉटरी होती है।
जो कैटेगरी 3 से होती है, फिर 7th लॉटरी होती है कैटेगरी 4 से, फिर 8th लॉटरी होती है कैटेगरी 5 से। एक लॉटरी और होती है, जैसे मैं शुरू में बता रहा था कि केवी 2 प्रकार के होते हैं। तो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर होते हैं या जो हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट के अंदर होते हैं, वहाँ 6th लॉटरी भी निकलती है, 6th कैटेगरी भी होती है। तो उन 6th कैटेगरी के लिए 9th लॉटरी निकाली जाती है, तो वहाँ 6th कैटेगरी हो जाती है, क्योंकि वो जिस इंस्टीट्यूट में है, जिस कंपनी के अंदर केवी है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी में हो जाते हैं, उनका कैटेगरी 1 हो जाता है, तो वहाँ 6th लॉटरी निकाली जाती है। तो ये था जानकारी जिसे आपको देना था। मैं इस वीडियो में सारी चीज़ शामिल करने की कोशिश किया हूँ और कोशिश किया भी हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा भी लगा होगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे कमेंट आपके हो सकते हैं, क्योंकि आप जितना जानना की कोशिश करेंगे उतना आप पाएंगे कि मेरे पास ये कमी है, मुझे ये जानकारी नहीं थी, ये तो ऐसा है, अभी मुझे जानकारी मिली है, अभी मुझे डॉक्यूमेंट बनाना है। तो अगर आपका अभी भी कोई कमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं 100% कमेंट का जवाब देता हूं, इसलिए आपके कमेंट का जवाब जरूर मिलेगा। आप कमेंट जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।